नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे देश में तीसरे मोर्चे को लेकर हो रही कवायद की। दरअसल आज दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार के घर पर एक अहम बैठक चल रही है। राष्ट्र मंच के बैनर तले अब से कुछ देर पहले शुरू हुई इस मीटिंग में कई दलों के नेता पहुंच चुके हैं। इस मीटिंग में कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल हैं। शाम करीब 4 बजे से शरद पवार के आवास पर हो रही इस बैठक में देश के मौजूदा सियासी हालात पर बातचीत हो रही है। राष्ट्र मंच की बैठक में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्र मंच, आपको याद दिला दें, वो संगठन है जिसे यशवंत सिन्हा ने 30 जनवरी 2018 को मोदी सरकार के खिलाफ बनाया था। इस मंच का मकसद मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को एकजुट करना है। फिलहाल यह मंच राजनीतिक मोर्चा नहीं है, लेकिन भविष्य में इसके तीसरा मोर्चा बनने की संभावना जताई जा रही है। यह मीटिंग इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 15 दिनों में 2 बार शरद पवार से मिल चुके हैं। इस मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि 2024 के लिए तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू कर दी है पीके ने, प्रशांत किशोर ने। खबर यह भी आई कि पीके ममता बनर्जी को थर्ड फ्रंट का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मीटिंग से ठीक पहले प्रशांत किशोर का तीसरे मोर्चे की अटकलों पर बयान भी सामने आ गया। प्रशांत किशोर कह रहे हैं उन्हें नहीं लगता तीसरा या चौथा मोर्चा बीजेपी को टक्कर दे सकता है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी मोर्चे में अपनी भूमिका से भी इनकार किया है। प्रशांत किशोर का यह बयान ऐसे समय आया है जब शरद पवार से उनकी मुलाकात को तीसरे मोर्चे से जोड़कर देखा जा रहा है। तमाम अटकलबाजियों के उलट प्रशांत किशोर ने पवार से मुलाकात को पर्सनल बताया। वो कह रहे हैं एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे हम, 15 दिन में दूसरी बार। उधर पीके के बयान के उलट एनसीपी नेता नवाब मलिक का कहना है, क्या कह रहे हैं वो भी जरा आपको बता देता हूं। वो कह रहे हैं पवार के घर पर जो बैठक चल रही है उसमें देश की रणनीति पर चर्चा होगी, साथ ही इस पर भी चर्चा होगी कि सभी राजनीतिक दलों को एकजुट कैसे किया जाए। आइए आपको सुनाते हैं क्या बोले नवाब मलिक। पवार साहब ने देश के कुछ नेताओं की, बुद्धिजीवियों की, पत्रकार, लॉ फैकल्टी के लोग और पूर्व चुनाव आयोग के साथ एक बैठक का आयोजन किया है। निश्चित रूप से इस बैठक में देश की आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक, राजनीतिक सभी बिंदुओं पे चर्चा होगी। इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने भी सियासी संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा राष्ट्र मंच की मीटिंग में शामिल लोगों के पास एक विजन है जिसके आधार पर हम 2024 के भारत का निर्माण करेंगे। घनश्याम तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। राष्ट्र मंच एक सिलसिलेवार ढंग से एक ऐसा मंच रहा है जिसमें सभी ने देश के विजन के बारे में कहा है और प्रामाणिक तरीके से कहा है। तो आज की मीटिंग भी देश के लिए और देश के लोगों को ये बताने के लिए ज़रूरी है कि अगर सरकार के पास विजन नहीं है तो उससे देश का विजन ख़त्म नहीं हो जाता। देश के लोगों के पास, देश के उन नेताओं के पास जिन्होंने लगातार देश के लिए काम किया है, एक ठोस विजन है और उस विजन के आधार पर हम 2024 के भारत का निर्माण करेंगे। राष्ट्र मंच की आज की बैठक में कांग्रेस शामिल नहीं हो रही है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित बैठक के बारे में पार्टी से संपर्क ही नहीं किया गया। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जब इस मीटिंग पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा दिल्ली में जो भी बैठकें हो रही हैं सही समय आने पर उन मुद्दों पर बात करेंगे। फिलहाल कोरोना मिसमैनेजमेंट पर हम बातचीत करने के लिए आए हैं। उन्होंने कोरोना पर एक श्वेत पत्र जारी करते हुए कहा मैं मुद्दों से ना खुद भटकना चाहता हूं और ना ही आपको भटकाना चाहता हूं। यानी कांग्रेस ने फिलहाल इस पूरी कवायद से खुद को अलग कर लिया है। जरा सुनिए क्या बोले राहुल गांधी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। On the political aspect, my intention here is to bring focus on COVID. My intention here is to point clearly in the direction of where we think the government should act on COVID. And so I'm not going to distract you or myself by getting into, what is going on in the politics and what is going on here and there. There is a time and place for that discussion and I'm happy to talk to you at that time.
उधर बीजेपी तीसरे मोर्चे के गठन की कोशिशों को दूर की कौड़ी बता रही है। आज की मीटिंग पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सुनिए। ये इन लोगों की जो लाइक माइंडेड लोगों की कहानी शुरू होती है, तो वो कहानी शुरू होने से पहले ही अभी तक तो हमने खत्म होती हुई देखी। अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। लेट्स वेट। यानी पवार के घर पर विपक्ष के नेताओं और नामचीन हस्तियों के जुटने से देश में सियासी हलचल तेज हो गई। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा है, मोदी के खिलाफ क्या बन रहा है या बन गया तीसरा मोर्चा? और कांग्रेस के बिना कैसा महागठबंधन, इसी पर होगी आज चर्चा। परिचय करा दूं, बीजेपी से आज लोकसभा की सांसद अपराजिता सारंगी मेरे साथ राष्ट्र की बात में शामिल हैं। मेरे साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक करके मेहमान आ रहे हैं। एनसीपी से क्लाइड आ गए हैं, क्लाइड क्रास्तो। अक्सर आप देखते होंगे क्लाइड को भी, क्योंकि आज एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की अगुवाई में उन्हीं के घर पर यह मीटिंग हो रही है। समाजवादी पार्टी से सुनील साजन आ गए हैं, ए.के. वाजपेयी हैं एलजेपी से, अभय दुबे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। इनसे बातचीत हो, बहस हो, उससे पहले आपको जल्दी से शरद पवार के घर पर ले चलता हूं। वहां कुंदन सिंह मौजूद हैं। कुंदन, जरा बताइए कौन कौन है आज इस बैठक में शामिल और क्या खबर मिल रही है, अंदर क्या क्या चर्चा हो रही है? कुंदन। बिल्कुल मानक, मैं आपको बताऊं कि दो तस्वीरों में आप इसे समझ सकते हैं। एक तो करीब 8 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन इत्तेफाक ये है या वजह समझिए कि बड़े नेता नहीं हैं। अगर हम सीपीएम की बात करें तो निलोत्पल बसु हैं, अगर हम सीपीआई की बात करें तो बिन बिश्वा उनके राज्यसभा के सांसद डी राजा दिल्ली में रहते हैं, वो नहीं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो सुशील गुप्ता हैं, जो कि संजय सिंह को इनविटेशन गया था। अमरुद्दुल्ला जरूर आए थे, कांग्रेस के तरफ से बिल्कुल कोई नहीं था ऑलरेडी। और बड़े चेहरों की बात करें तो जावेद अख्तर शामिल थे, जो राजनयिक की बात करें केसी सिंह शामिल थे, पवन वर्मा जो कि एक्स जेडीयू के सांसद रहे वो शामिल हैं, और तमाम कुछ नेता हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी शामिल है। लेकिन कुल मिलाकर जो हमारे सोर्सेज बता रहे बात सही है, क्योंकि ये आप थर्ड फ्रंट के विकल्प के तौर पे नहीं देख सकते, लेकिन एक माहौल बनाने के लिए जिसमें न केवल जर्नलिस्ट हो बल्कि ब्यूरोक्रेट्स हो, इंटेलेक्चुअल हो और एक पॉलिटिकल पार्टी हो, और जिस तरीके से 2 राउंड की लगातार बातचीत हुई है प्रशांत किशोर की, और प्रशांत किशोर भले ये बयान दे रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर से जरूर कहा गया है कि 2024 के चुनावों को लेकर हम क्या रोड मैप अपना सकते हैं, उस रोड मैप में कौन कौन पॉलिटिकल लोग साथ आ सकते हैं, कौन से मुद्दे आ सकते हैं, क्या देश में एक माहौल बनाया जा सकता है, क्या जिस माहौल से बीजेपी और एनडीए के सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके। कुछ जो लोग नहीं आए हैं उसमें करण थापर की बात की जा रही थी, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और सत्य हिंदी का एडिटर आशुतोष नहीं आए हैं, केटीएस तुलसी नहीं आए हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी के इनवाइटी थे उसमें कुछ लोग कम आए हैं। सो आप बहुत शुरुआती दौर पे इसे आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अंदर का नज़ारा देखिए कि पहले हम बाहर थे, लेकिन अब ये इंतज़ार हमें बताया गया है कि मीटिंग बैठक खत्म होने के बाद नेता आएंगे और एक तरह से प्रेस वार्ता करेंगे और बताएंगे कि आखिर इस बैठक का मकसद क्या है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता इमर्ज की और तमाम बीजेपी के विश के बाद गुजरात, माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र में महागाड़ी की सरकार जिस तरीके से शरद पवार ने बनाए रखा, ये बहुत मतलब आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि 2 तरफ, वेस्ट के तरफ शरद पवार और ईस्ट के तरफ से ममता बनर्जी, और दोनों के मिला के कोई एक कॉम्बिनेशन बनाया जा सके, जो कि आने वाले वक्त में 24 में हो सकता है कि इसमें साउथ के कुछ लोगों को जोड़ा जाए, नॉर्थ से कुछ लोगों को जोड़ा जाए, और एक शुरुआती दौर पे एक लेआउट बना के, एक रोड मैप बना के उस पर काम किया जा सके, जिसका पॉलिटिकल मतलब थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट या कोई और फ्रंट या मोदी के विरोध का फ्रंट आप हो सकता है कि 23 या 24 के शुरुआती दिनों में देख सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, शुक्रिया कुंदन इस जानकारी के लिए। क्लाइड क्रास्टो, ये कैसा विपक्ष का मोर्चा बना रहे हैं आप, जिसमें कोई बड़ा नेता शामिल नहीं है? नवाब मलिक कह रहे हैं राजनीति की बात होगी, घनश्याम तिवारी कह रहे हैं 2024 की चर्चा होगी। अरे चेहरे कहां हैं, नेता कहां है? कांग्रेस पार्टी है नहीं। कैसी कवायद है ये क्लाइड? महाराज जी, ये तो शुरुआत है। आप लोग अटकलें लगा रहे हैं, आपका काम है अटकल लगा रही है विपक्ष को, जो हमारे विरोधी है उनको अटकल लगाने दीजिए। लेकिन ये तो शुरुआत है, ये पहली चरण की मीटिंगें हैं, और मीटिंगें काफी सारी होगी, कांग्रेस भी रहेंगे, सब रहेंगे, तो आप फिक्र ना करें, और हम यहीं पर है, हम भी आके डिस्कस करेंगे।
देखिए क्या हो रहा है कि बीजेपी जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम जो इनविंसिबल कर रही है, वो डर रहे हैं। अगर वो अपने आप को सोच रहे हैं कि भाई कुछ हमें कोई हरा नहीं सकता, हम 50 साल सत्ता में रहेंगे, हमें कोई कुछ बिगाड़ हमारा नहीं सकता, तो फिर क्यों फिक्र करे, इतने अटकलें लगा रहे। वो सबसे ज्यादा तो वो चर्चा कर रहे हैं, बाकी लोगों को तो चर्चा नहीं हो रही, उनको चर्चा हो रही, तो क्यों डर रहे भाई? 50 साल अगर सत्ते में रहने वाले तो डर क्यों रहे? रहिए, देखते रहिए क्या आगे आगे होता है क्या। अच्छा, तो कुछ तो बताइए, कौन कौन सी पार्टियां शामिल होंगी, क्या एजेंडा होगा, कैसे गठबंधन बनाएंगे, कुछ तो बताइए। धीरे धीरे मन जरा धीरे सब कुछ होए, ये कबीरदास जी का एक कहावत है, उसी तरह से चलने दीजिए। माली सीटे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। तो वो भी धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा, फिक्र ना करे। बीजेपी को क्या है कि वो डर गए, वो सोच रहे कि भाई कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, करने दीजिए उनको, अटकलें लगाने दीजिए। नहीं, किससे डर गए? शरद पवार से डर गए, प्रशांत किशोर से डर गए, किससे डर गए बीजेपी वाले? उनसे पूछे, क्योंकि इतना चर्चा कर रहे तो किससे डर रहे, क्या रहे, वो भी बताएंगे आपको। कि चर्चा इतना कर रहे हैं कि जो आप नहीं कर रहे उससे ज्यादा चर्चा वो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब देखिए, अगर 15 दिन में प्रशांत किशोर शरद पवार की 2 बार मुलाकात होती है, बताइए, खुद बताइए आप, तो ऐसा तो नहीं है। हालांकि प्रशांत किशोर ये कह सकते हैं कि ये मीटिंग पर्सनल थी, वो ये कह रहे हैं मानक जी, लेकिन कुछ तो पक रहा है ना, कुछ तो बताइए, क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए मानक जी, आदरणीय पवार साहब इस देश के बड़े नेता है। प्रशांत किशोर जी उन्हें मिलकर अगर उनसे बातचीत करते हैं तो उसमें कौन सी गलत बात है। और मैं दूसरी बात कहता हूँ, हमारे नेता शरद पवार जी इतने बड़े नेता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा कि वो हमारे गुरु है। तो अगर किसी को मिलना है पवार साहब से और सलाह मशवरा करना है, कुछ उनसे सीखना है, तो आ सकते हैं। अच्छा, ओके, ऑल राइट, एक सेकंड, मैं इसको गलत तरीके से देख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं और प्लान उनका है और वो शरद पवार के नेतृत्व में मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर शरद पवार से सीखने आए थे। प्रशांत किशोर क्या सीखने आए थे शरद पवार से? मानक जी, आप इस तरह मुझे पूछे या इस तरह पूछे, मुझे पता है आप क्या पूछ रहे हैं। तो धीरे धीरे सब आपको पता चलेगा, फिक्र ना करें। अच्छा, ये तो बताइए, नेता कौन होगा इस गठबंधन में? देखिए, जब समय आएगा रहेगा, जब आपको सब पता चलेगा। आप क्यों घाय कर रहे हैं? बीजेपी को करने दीजिए ना, नहीं, एक सेकंड, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं बताऊंगा ना। आप मानक जी, मैं चैनल पे आऊंगा, आप हमसे डिस्कस करते रहेंगे ना, आप फिक्र ना करें। उनको थोड़ा टेंशन हो रहा, होने दीजिए ना। अच्छा, तो लेकिन प्रशांत किशोर ने तो खुद कह दिया, ये तीसरा चौथा मोर्चा बीजेपी को नहीं हरा सकता है, खुद कह दिया एक इंटरव्यू में उन्होंने। देखिए, प्रशांत किशोर जी है, उनको जो है हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, संवैधानिक हक है, तो वो अपना ओपिनियन रखते हैं, आप भी रखिए। जो होना है तो होकर रहेगा। अरे मैं ये पूछ रहा हूं, 2024 में अभी कितने साल बाकी हैं? 3 साल बाकी हैं। अभी से ये राष्ट्र मंच, तीसरा मोर्चा, इसका मतलब क्या है? क्या जरूरत है इसकी? देखिए 3 साल हो क्या, एक तो अगर आप ओलंपिक गेम में जाते हो, ठीक है, तो वो कोई भी एथलीट होता है या स्पोर्ट्समैन होता है, क्या वो जब ओलंपिक होता है उसके 2 महीने पहले तैयारी करता है। वैसे राजनीति में भी लोगों की सेवा जो है वो 5 साल करनी पड़ती है, तब जाके आपको वोट मिलता है। 5 साल आपको लोगों की सेवा करनी पड़ती है, नहीं तो लोग उठा के फेंक देते आपको। अच्छा, ओके, देखिए हमें सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है क्लाइड, उसमें यह है कि क्योंकि हाल में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी को पटखनी दी है, प्रशांत किशोर चाहते हैं थर्ड फ्रंट का चेहरा ममता बनर्जी बन जाएं और शरद पवार उसकी अगुवाई करें उस मोर्चे की, पर चेहरा हो ममता बनर्जी। क्या यह प्लान है? ऐसा कुछ चल सकता है? देखिए, जो भी प्लान रहेगा, समय जो उचित समय होगा वो सब पता चलेगा आपको। अच्छा, क्या तीसरा मोर्चा बीजेपी को हरा सकता है? क्यों नहीं, कुछ भी हो सकता है। आप भी हरा सकते थे। आप अगर चुनाव में खड़ा रहे कि आपके सामने बीजेपी वाला कोई अगर खड़ा हो गया तो आप भी हरा सकते, अगर आप लोगों की सेवा करें तो करिए। बीजेपी इज नॉट इनविंसिबल मानक जी, याद रखिए। वो अपने आप को स्वयं घोषित इनविंसिबल करे। बीजेपी इनविंसिबल नहीं। एक समय था जब उनके 2 सांसद थे, याद रखिए। तो राजकारण में आप किसी को कहते ना, नोबडी इज फिनिश, यू कैन नॉट राइट एनीबॉडी ऑफ। ठीक है, और कांग्रेस भी क्या आपके गठबंधन में शामिल होगी? क्यों नहीं, हम तो है ना साथ में, महाराष्ट्र में है, हम साथ में है, करते रहेंगे। महाराष्ट्र में तो है, लेकिन महाराष्ट्र में तो बराबर के पार्टनर है। अब कांग्रेस नेशनल लेवल पर आप ये कह रहे हैं कि आपके गठबंधन में शामिल हो जाएगी आकर, और आपके नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में, शरद पवार के नेतृत्व में वो जूनियर पार्टनर बन जाएगी।
देखिए आप, मैंने जैसे आपको कहा ना, आप यहाँ से बोलिए वहां से बोलिए, आप अटकलें लगाइए, जो लगाना है आपको हक है, आप मानक जी है, लगाइए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप बोलते रहिए। नहीं, मेरी उम्मीद तो यह है कि मजबूत गठबंधन बनना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि विपक्ष बनेगा। इतना मजबूत हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि सरकार हमेशा हमेशा एकदम सतर्क रहे, एकदम बैकफुट पे रखे विपक्ष सरकार को। मैं तो हमेशा ये चाहता हूं। मेरी तो रहना चाहिए। देखिए लोकतंत्र में जो है विपक्ष जो है मजबूत रहना ही चाहिए। हाँ। और रहेगा। भारत जो देश है वहाँ लोकतंत्र में जो होता है विपक्ष तो मजबूत रहेगा। कल भी बीजेपी अगर विपक्ष में आती है तो भी मजबूती का काम करेगी। अब हम क्या शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते हैं या उनको बनना चाहिए, क्लाइड? देखिए पवार साहब ने हमेशा कहा है, ये बातों पर उन्होंने चर्चा की नहीं। उनका एक ही उद्देश्य है कि लोगों की सेवा होनी चाहिए, लोगों का काम होना चाहिए और सब विचारिक पक्ष जो है वो एक साथ होना चाहिए, या वो फिर विपक्ष में हो या सरकार में। क्या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं या बनना चाहिए? देखिए समय समय की बात है, हर एक को हक है इस देश में। आपको भी हक है, अगर आप चुनाव जीतते रहेंगे तो आपको भी प्रधानमंत्री बनने का बिल्कुल हक तब है जब जनता चुने। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे। हाँ तो वही तो मैं कहता हूँ ना, देखेंगे ना तो जनता चुनेगी, जनता निर्णय लेगी। आप और हम कौन है बैठकर निर्णय करने के लिए? ओके, कम से कम इतना तो कह सकते हैं आप कि शरद पवार के घर पर इस समय जो मीटिंग चल रही है वो तीसरे मोर्चे की तैयारी है, क्लाइड? मैं फिलहाल देखो, मैंने जैसे आपको कहा कि हर तबके के लोग हैं, समाज के जो हर तबके के लोग हैं, हर अलग विचार के लोग साथ में आए हैं। देश में जो परिस्थितियां हैं सबको उस स्तर पर विचार विमर्श हो रहा है, यही सब चल रहा है सुबह। ओके, नहीं क्या विचार विमर्श हो रहा है, क्या कोशिश है? घनश्याम तिवारी कह रहे थे 2024 के बारे में बात हो रही है। देखिए मानक जी, मैं बॉम्बे में बैठा हूँ, आपके साथ चैनल पर डिस्कस कर रहा हूँ। मैं अंदर तो नहीं हूँ, तो अंदर क्या डिस्कस हो रहा है थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। वो बाहर आकर बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। ओके, अपराजिता सारंगी। अपराजिता जी, संकेत साफ है, 2024 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है, पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। जिन ममता बनर्जी ने आपको बंगाल में हराया था वो शायद चेहरा होंगी। शरद पवार जो कि सबसे अनुभवी नेता हैं देश के विपक्ष में इस समय, वो भी उनके साथ हैं। प्रशांत किशोर जैसा रणनीतिकार साथ है। अब आप कमर कस लीजिए, अब मुकाबला होने वाला है। अपराजिता जी, आप सबको मेरा नमस्कार। क्लाइड साहब की बातों की पुनरावृत्ति करूंगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखिए ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ने सारे विपक्षी दलों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। आप सब जानते हैं, आपको ज्ञात है, 2 दिन पहले ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में विश्व के नंबर 1 नेता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी उभर कर आए हैं। तो निश्चित तौर पर विपक्षी दल जो 15 दलों के प्रतिनिधि गण आज शरद पवार जी के साथ बैठे थे, उनके मन में घबराहट है, बौखलाहट है। उनकी सार्थकता का सवाल है, सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगा। और आप सब जानते हैं, आपने भी कहा, मैं भी जानती हूँ, यह छिपा नहीं है कि शरद पवार जी ने प्रशांत किशोर जी का शरण लिया है। 2-3 बातें कहना चाहूंगी, थोड़ा वक्त दे। पहली बात, राष्ट्र मंच कोई नया मंच नहीं है, कोई नया संगठन नहीं है। 30 जनवरी 2018 को यशवंत सिन्हा जी ने इसका आरंभ किया था और उस समय भी 2019 के पहले भी कवायद हुई थी और उस समय भी राष्ट्रमंच असफल रहा और अभी भी जब कवायद की शुरुआत हुई है फिर 2024 में असफल होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं, सबसे अहम मुद्दा अभी है कि नेता कौन है। राष्ट्र मंच अगर सफल हो गया तो चेहरा कौन होगा, कमान किसके हाथ में होगा, ये हुई बात। क्लाइड साहब ने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नेता उभर कर आ पाएगा। और तीसरी बात मैं कह दूं, शरद पवार जी को हम सब जानते हैं, बहुत सम्मान के साथ उनका नाम हम लेते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। दिल हूं अरमान भरा, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, सबको एकजुट करते हैं। आश्चर्य की बात है, चौथी बात मैं कहूंगी, महाविकास आघाड़ी जो आपका अलायंस है महाराष्ट्र में, उसमें कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है। न शिवसेना के बंधु हैं न कांग्रेस के बंधु हैं इस राष्ट्र मंच में। ये किस तरह की मीटिंग है? और इसे एनसीपी के शरद पवार जी ने बुलाया है, तो हम तो हतप्रभ हैं। और देखिए मैं एक बात कह दूं, अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध षड्यंत्र होता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है।
क्रिया होने से प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इसकी वजह से इन सबको बैठना पड़ रहा है। षड्यंत्र कौन किसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है? अपराजिता जी, कौन से षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रही हैं आप? हम सब जानते हैं षड्यंत्र क्या, आप भी जानते हैं मानक जी, हम भी जानते हैं। खामियां खोजनी है। अभी देखिए, दूसरी लहर पर हम सब लोग मिलकर नया नियंत्रण हासिल कर रहे हैं। सारे राज्य सरकारों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने नहीं, एक सेकंड, विपक्ष की एकजुटता के लिए एक बैठक कराना षड्यंत्र कैसे हो गया? बिल्कुल षड्यंत्र है। अचानक ऐसा क्यों हुआ? प्रशांत किशोर जी की मीटिंग के बाद ही क्यों हुआ? 15 दिन में 2 बार उनके साथ मीटिंग हुई, क्यों? उसके बाद ही ये हुआ। उनकी तरफ से ये सजेशन आया होगा। ये नहीं, अपराजिता जी, ये तो लोकतंत्र है। विपक्ष को एकजुट होने का, गठबंधन बनाने का पूरा हक है लोकतंत्र में। इसमें इसे षड्यंत्र कैसे बता रही हैं? लोकतंत्र में विपक्ष का काम थोड़ी है कि सरकार में उसकी वाहवा करे। इनकी सार्थकता का सवाल है। आज इन्होंने ये मीटिंग की तो आप संवादिक होने के दो बातें कहना चाहता हूँ मानक जी। प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, संवाद पत्रों में आना चाहते हैं, अखबार की सुर्खियों में आना चाहते हैं, ये भी तो बात होती है। तो षड्यंत्र कैसे हो गया? मैं तो कह रहा हूं लोकतंत्र हक देता है सबको। मिलिए, गठबंधन करिए, बातचीत करिए, आगे की संभावनाएं तलाशिए, ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है। इसे षड्यंत्र नाम मत दीजिए आप। षड्यंत्र कैसे हो गया? बातचीत ये हो रही है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध कैसे करें। यह षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? अरे तो विपक्ष का तो काम ही यही है। कैसे विरोध करें? इसमें कांग्रेस क्यों नहीं? शिवसेना क्यों नहीं बुलाया जाए? आश्चर्य की बात है। अच्छा बोलिए, क्लाइड बोलिए, क्लाइड ये षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं आप? मानक जी, इन्हें षड्यंत्र लग रहा है क्योंकि ये घबरा गए, बौखला गए हैं। जैसे आपने कहा और मैंने पहले कहा था, लोकतंत्र में विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम लोकतंत्र में क्या है कि जो सरकार में उनकी वाहवा करे। विपक्ष में का काम तो यही है ना कि उनके साथ विरोध करे। बात दूसरी रही कि शायद मेरी बहन जो बीजेपी प्रवक्ता, उन्होंने सुना नहीं होगा। मैंने क्या कहा, ये पहले कह रही थी मीटिंग है और मीटिंग होने वाली, कांग्रेस के लोग आएंगे। तो बात तो यही है। देखिए, एक दूसरे के ऊपर बोलकर बहन चलने वाला नहीं। आप एक दूसरे से, मैं शांति से सुन रहा था आप जब बता रहे थे। मैं आपके ऊपर नहीं बोलना। तो क्लाइड जवाब दे दीजिए, वो सवाल जो उठा रही है उसका जवाब दे दीजिए। कौन नेता होगा, क्या प्लान होगा आपका? तो मैंने जैसे आपको कहा ना, आपको ये बता रहा हूँ। देखो कैसे होगा, बीजेपी का कैसे हालत है पता है? जब स्कूल और कॉलेज में जब परीक्षा आने वाली होती है ना, तो बच्चे टीचर को कैसे पूछते, टीचर कुछ तो बताइए। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो कुछ बताइए बोलने की क्या जरूरत है? पढ़ाई कर लीजिए और आप जो आगे परीक्षा में प्रश्न आएंगे उसका उत्तर दीजिए। लोगों की सेवा करें। और जैसे आप कह रहे हैं कि 50 साल आपको कोई हरा नहीं सकता, तो फिर फिक्र क्यों कर रहे? क्यों टीचर को पूछ रहे? बताइए ना, क्या कुछ तो इशारा दीजिए ना, क्या प्रश्न आएगा। इनकी हालत ऐसी हो गई आज। पढ़ाई कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट, क्लाइड एक सेकंड। वो सवाल बीजेपी के लिए नहीं है। वो बीजेपी की परीक्षा में आने वाला सवाल नहीं है, वो आपके लिए भी सवाल है। वो सबसे पहले सवाल आपका है। कौन नेता है पहले आपको तय करना है। देखिए, ये आप सुन लीजिए, आप समझ लीजिए। नेता तो हमारे पास है और समय आएगा तो नेता का चेहरा आएगा कि हर चीज अभी आपको बोलकर, राजनीति आप थोड़ा समझ लीजिए। राजनीति आपको भी समझ है, मुझे भी समझ है, और आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, मैं समझ गया। अभी नेता चुनने की जल्दबाजी नहीं है, बाद में तय कर लेंगे नेता, और कोई ना कोई कंसेंसस आप बना लेंगे किसी एक चेहरे पर। यही कह रहे हैं ना आप? नेता तो बनेगा ही ना, नेता तो होना ही चाहिए ना। बिना नेता के कैसे चलेगा? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो एक नेता होता ही है ना। तो समय आएगा तब होगा। ओके, अच्छा, आपने देखा अभी क्लाइड कह रहे थे बीजेपी डरी हुई है, अभी अपराजिता सारंगी कह रही हैं मोदी से डर गए इसलिए ये सब एकजुट होकर और इस तरह की षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है पॉलिटिकल एक्टिविटी अभय दुबे दिल्ली में शुरू हो गई, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक। हालांकि 2024 दूर है। आप आज की इस मीटिंग को अभय दुबे क्या देख रहे हैं? इसमें कुछ दम है क्या? देखिए, जहां तक विपक्ष की एकता का सवाल है, अभी तो सिर्फ इरादा किया गया है। अभी तो पहला इरादा किया गया है। ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि जमीन को कुरेदा गया है। विपक्षी एकता तो बहुत दूर की कौड़ी है। आपको याद होगा जब 1967 में पहली बार कांग्रेस के खिलाफ में गैर कांग्रेसवादी विपक्षी एकता बनी थी, तो उससे काफी दिन पहले डॉक्टर लोहिया ने उसकी एक बहुत लंबी भूमिका बनाई थी, और धीरे धीरे करके बड़ा परिश्रम करके पहले उन्होंने अपनी पार्टी में उस प्रस्ताव को पास कराया, उसमें भी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। धीरे धीरे परिश्रम करके उन्होंने एक ऐसी बिसात तैयार की जिसमें
सीपीआई भी आ गई, जनसंघ भी उसके अंदर आ गया, समाजवादी भी आ गए, और कांग्रेस के टूटे हुए हिस्से चरण सिंह वगैरह वो भी उसमें शामिल हो गए। उससे गैर कांग्रेसवाद बना था। अभी हमें शरद पवार से ज्यादा ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो भूमिका निभाएंगे जो भूमिका 1967 में डॉक्टर लोहिया ने निभाई थी, और वो अभी भी भविष्य के गर्भ में है कि वो सफल होगी या नहीं सफल होगी। अभय दुबे अभी तक अभय दुबे इस तरह की कोई भी कोशिश कामयाब हुई नहीं है। इस तरह का कोई भी गठबंधन बन नहीं पाया। बार फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर याद करिए, कह रहा हूं पुराना तजुर्बे 2014 के बाद जितने भी तजुर्बे हुए हैं वो बताते हैं कि अंततः विपक्षी एकता का इंडेक्स 0 रहता है। हाँ, चुनाव आता है, विपक्ष गठजोड़ होते हैं, राज्यों के स्तर पर गठजोड़ होते हैं, इधर उधर कई गठजोड़ होते हैं, विपक्षी एकता का कुल मिलाकर इंडेक्स 0 रहता है। हाँ, तो 2019 में भी, 2014 में भी यही हुआ, 2019 में भी यही हुआ। और देखिए इस वक्त जो 67 के मुकाबले राजनीति काफी बदल चुकी है। राज्यों में क्षेत्रीय शक्तियां ताकतवर हैं, और बहुत सी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो कहने के लिए बहुराष्ट्रीय हैं, लेकिन वो एक से ज्यादा प्रदेश की पार्टियां हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल है ये कहना कि कोई राष्ट्रीय किस्म का गठबंधन बन पाएगा। तो इसलिए ये जो नेता लोग जमा हुए हैं एक जगह पे, जिसमें पार्टियों ने अपने वरिष्ठ नेता भी नहीं भेजे हैं, मझोले दर्जे के और छोटे नेता भेजे गए हैं वहां पर, उसको ज्यादा से ज्यादा हम ये मान सकते हैं कि ये टटोलने की कोशिश हो रही है कि हो क्या रहा है। देखिए कांग्रेस इसमें नहीं आई, कांग्रेस को नहीं बुलाया गया, इसका एक कारण है। कारण यह है कि कांग्रेस जब आती है तो कई क्षेत्रीय शक्तियां साथ में आने से इनकार कर देती है। भाई टीआरएस नहीं आएगी, आंध्र प्रदेश में इनकी सरकार है, वो लोग नहीं आएंगे, तो कई क्षेत्रीय शक्तियां नहीं आएंगी। इसलिए पवार साहब की कोशिश ये है कि छोटी छोटी और क्षेत्र की ताकतें हैं उनको धीरे धीरे कर जोड़ने का सिलसिला शुरू किया जाए। अभी 3 साल हैं, ये पहला कदम है। पहला कदम भी आप नहीं कह सकते ठीक से, पहला कदम उठाने के बारे में सोचा गया है। अभी बहुत सारे कदम उठेंगे, काफी पेशबंदियां होंगी, तब जाके कुछ तस्वीर साफ होगी। ओके, अपराजिता सारंगी इसीलिए तो कह रही हैं, वो कह रही हैं सिर्फ मीडिया में आने की कोशिश है, सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये इररेलेवेंट हो गए हैं। बताइए ऐसी मीटिंग का क्या मतलब जिसमें कांग्रेस है नहीं, ऐसे नेता आ रहे हैं जिनको कोई जानता नहीं। कांग्रेस को न रखना बुद्धिमानी की बात है, और कांग्रेस ने भी इसमें आने की कोशिश नहीं की, ये भी अकलमंदी की बात है। अगर कांग्रेस को उसमें बुला लिया जाता तो कांग्रेस आ जाती, तो उसके बाद और दूसरी ताकतें जो कांग्रेस का चेहरा देखने के बाद नहीं आती है वो नहीं आती। पर लेकिन कांग्रेस के बिना किसी भी महागठबंधन का कोई मतलब रह कहां जाता है अभय दुबे? बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता कैसी एकता है? महागठबंधन तो एक फिक्रा है। वस्तुस्थिति यह है कि क्षेत्रीय ताकतों का बहुप्रदेशीय ताकतों के साथ में गठजोड़ होता है। सारे चुनावी गठजोड़ जो है वो राज्यों के स्तर पर होते हैं। राज्यों की राजनीति का कुल योगफल केंद्र की राजनीति में बनता है। इसलिए यह मानना कि कोई बड़ा महागठबंधन बन जाएगा, 2 बड़े गठबंधन है तो मौजूद, भाई यूपीए मौजूद है, एनडीए मौजूद है, तो 2 बड़े गठबंधन मौजूद हैं। अब जो यूपीए है, संयुक्त प्रगतिशील गठजोड़ जो है, उस गठजोड़ की ताकतें भी अलग अलग राज्यों के स्तर पर गठजोड़ करेंगी, तब कहीं जाकर कुछ राजनीति की पूरी पेशबंदी बनेगी। ओके, एके वाजपेयी जी, अभय दुबे ने बता दिया क्लियर, एक एनडीए पहले से है, यूपीए पहले से है, ऐसे में राष्ट्रमंच, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, या फिर आप पर्दे के पीछे कुछ और देख रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं वाजपेयी जी, बिहार में वो जेडीयू के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, बिहार में काम कर चुके हैं। प्रशांत किशोर का प्लान है क्या? वही मैं बताता हूँ, अभय दुबे जी बहुत सुलझे हुए और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने जो समीक्षा की, समीक्षा बिल्कुल सही है, लेकिन उसका झुकाव अल्टीमेटली दूसरी तरफ चला जाता है इनका। देखिए हकीकत क्या है कि कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा अधूरी रह गई, कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, और कुछ लोग राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं। उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो ये एक एनजीओ की तरह से मिलके एक चर्चा करना चाहते हैं कि भाई कैसे हो, लेकिन उस चर्चा के पीछे जो पॉलिटिशियन घुसे हुए हैं उनकी महत्वाकांक्षा है कि मोदी को गिराओ और खुद बैठ जाओ। तो ये प्रयास तो 2014 से लगातार हो रहे हैं। बताइए कहां नहीं हुआ? हैदराबाद की याद है आपको, सारे पॉलिटिकल नेता खड़े हो गए थे फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। यूपी का याद है आपको, 2 लड़के मिल गए थे, फिर यूपी में दोबारा बहन जी और बबुआ मिल गए थे। देखिए फिर चाचा भतीजा अलग हो गए थे। हमारा कहना यह है कि ये प्रयास 2014 से लगातार हुए,
और 2014 से पहले अगर सरकार बनी 16 महीने, 12 महीने, 18 महीने और मैक्सिमम 24 महीने, उसके बाद गिर जाती है। तो जनता इस बुलावे में नहीं आ रही। इसीलिए जनता ने क्या किया, 2014 में मोदी को समर्थन किया और 2019 में और उसको बढ़ा के किया। तो अल्टीमेटली जनता इन बहकावे में आने वाली बिल्कुल नहीं है। तो प्लान क्या दूसरी है? बात ये प्रशांत किशोर का प्लान क्या है फिर? ये कोई प्रशांत किशोर कौन है? वो तो अपने पैसे प्रोफेशनल है ना, उनको पैसे दीजिए, वो चुनाव जिताने की स्ट्रेटेजी बना देंगे, वो सोशल मीडिया कंप्लीट कर लेंगे। तो किसने पैसे दे दिए? लोग दे देंगे। अभी तो उनको किसी ने हायर नहीं किया है। अभी ममता बनर्जी ने तो किया था ना, वो तो सबको मालूम है। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से गए हैं प्रशांत किशोर शरद पवार के पास? अरे भाई, मेरा कहना यह है कि प्रशांत किशोर इज ए प्रोफेशनल, जो ज्यादा पैसे देगा उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे। वो तो हर पार्टी में रह के आए हैं ना, बीजेपी में भी गए थे, कांग्रेस में भी गए, नीतीश को भी गए, फिर ममता के पास चले गए, तो उनका क्या है। लेकिन हमें जो समझ आ रहा है, शरद पवार नंबर 1, पुराने पॉलिटिशियन, मंत्री भी रहे, उनकी महत्वाकांक्षा है अभी कि कहीं अगर जाते जाते कोई तिकड़म लग जाए और प्रधानमंत्री के कुर्सी पे मैं उलट के बैठ जाऊं तो बात बन जाए। लेकिन उसमें हकीकत ये कि वैकेंसी कहां है? वैकेंसी नहीं है पहले तो। मानक जी, और दूसरी बात, एक सेकंड, दूसरी बात कि जो करप्शन का बैगेज है पार्टियों पर और पार्टियों को नेताओं पे, जनता उसको कभी माफ नहीं करती है और इसीलिए दोबारा ये टेस्ट नहीं हुआ ना। दूसरी चीज जो मेरे जहन में आ रही है, अगर शरद पवार प्रधानमंत्री बनना भी चाह रहे हैं, एम्बिशन है भी, आप कह रहे हैं वैकेंसी नहीं है, मैं पूछ रहा हूं क्या कांग्रेस बनने देगी? वाजपेयी जी, आपको क्या लगता है? अरे वो तो आपसी मतभेद है, वो वहां तक की तो नौबत ही नहीं आती। देखिए, अपने दिल में इच्छा रखने में क्या बुराई है? हर नेता को रखनी चाहिए। तो शरद पवार आकर रख रहे हैं और उसके लिए कोई प्रयास करते हैं तो उनको मुबारक। अच्छा, क्लाइंट जवाब देना चाह रहे हैं, क्लाइंट बोलिए। नहीं मानक जी, हाँ मानक जी, वाजपेयी जी इतना ज्ञान दे चुके, लेकिन भाई अपने घर में झांकिए, अपने गिरेबां में जाके चाचा भतीजा का उदाहरण दिया, सब कुछ बात किया। भाई आपके घर में क्या रहा है, पहले जाकर वहां ज्ञान दीजिए। कौन लपक रहा है किस पे, कौन किसकी कुर्सी छीन रहा है, पहले अपने घर में जाके ज्ञान दीजिए, बाद में देश में जो हो रहा है उस पर ज्ञान दीजिए। ये लपकना झपकना आपके वहीं चल रहा है, वो जाकर देख लीजिए। और चाचा भतीजा में क्या हो रहा है वो जाकर देखिए। वाजपेयी जी, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े ज्ञान बांट रहे हैं और महत्वाकांक्षा जो बता रहे हैं, आपके घर में जाके झांकिए, आपकी हालत खराब है भाई। मैं आपके साथ सहानुभूति रखता हूँ। आपको खुद को क्या, आपको एमनेसिया हो गया है, आपको पता नहीं क्या, आप वहाँ से बाहर निकल कर जा रहे हैं, एलजेपी छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं आपके पक्ष में क्या कर। तो जरा जाइए, अपने घर में जाके बैठिए, अपने बरामदे में बैठिए, अपने गिरेबां में जाके और जाके देखिए क्या हो रहा है, आपके चाचा भतीजा क्या कर रहे हैं, कौन किसके साथ लपक रहा है। जाइए वाजपेयी जी, जरा थोड़ा सा वहाँ ज्ञान बांट के देखिए। आप अगर आपके पक्ष में ज्ञान बांटेंगे तो उनका फायदा होगा, देश में आपके ज्ञान की जरूरत नहीं। चाहिए आप थोड़ा सा ज्ञान है ना, आपके पक्ष को बांटिए। आपके ज्ञान जो है ना, यहाँ पर आपकी ज्ञान की जरूरत नहीं, कोई आपका सुनता नहीं, शायद आपके पक्ष के लोग भी नहीं सुनते होंगे। तो प्लीज जरा जाइए। मानक जी, शायद आपको मेरी बातें सुनाई दे रही है, पता नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से वाजपेयी जी को बोले घर पर जाकर ज्ञान बांटे। जो देश की चर्चा है, कोई जरूरत नहीं, उस चर्चा में हिस्सा लेने के जाइए लिए जाइए घर पर जाइए, अपने ज्ञान बांटिए। लपक झपक चाचा भतीजा जो आप बड़ी बड़ी ज्ञान बांट रहे थे ना, वो जाकर अपने पक्ष में जाकर बोलिए, अपने पार्टी में जाकर। सुनील साजन को लाइए। सुनील साजन, अपराजिता सारंगी को आपने सुन लिया, वाजपेयी जी को आपने सुन लिया। एक वो कह रहे हैं वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए या केंद्र में सरकार के लिए, और दूसरा ये जो गठबंधन के लिए करने के लिए आ भी रहे हैं छोटे छोटे दल, ये कैसे बना पाएंगे गठबंधन जब कांग्रेस ही शामिल नहीं होगी साथ में? तो आज है ही नहीं, और शायद आपकी तरफ से सिर्फ घनश्याम तिवारी हैं। देखिए मानक जी, मैंने अभय दुबे जी को सुना। अभय दुबे जी ने जो इस बैठक के बारे में जो कहा, मैं उस बात से ताल्लुक रखता हूं। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी अभी केवल उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। 22 पर हम अभी कोई बहस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में, जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, जहां से रक्षा मंत्री आते हैं, जहां इतना बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था,
उस प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। और उसका पंचायत चुनाव में आपने परिणाम देख लिया होगा। अभी जो सिर्फ फुटबॉल चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, आपसी झगड़ा चल रहा है। कोई गया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने, वो बन गया प्रदेश का 17वां उपाध्यक्ष। आज पहली बार योगी आदित्यनाथ जी केशव प्रसाद मौर्य के घर गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब फिर जब चुनाव आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को महत्व देना, या उन्होंने कहा होगा कि चलिए आपने इतना बड़ा बहुमत दिया था, हम आपके नेता के घर आज एक दिन के लिए जाकर के फोटो खिंचा के आ जाते हैं। अब महसूस कर लीजिए पिछड़े समाज के लोगों कि हमने आपको सम्मान दे दिया है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो भारतीय जनता पार्टी इन बातों पे नहीं बात करना चाहती कि कोरोना में मिसमैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में क्या रहा। सुनील मुझे मैं समझ रहा हूं आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। आप यूपी पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, मान लिया मैंने मान लिया। यूपी की चर्चा हो रही है, वहां सियासी गहमा गहमी तेज है, बिल्कुल उस पर भी हम चर्चा करते हैं। आपने बोला, मैंने आपको टोका नहीं, मैं वापस उसी मुद्दे पे ला रहा हूं। करिए 2022 की तैयारी, लेकिन 24 में क्या करेंगे ये तो बताइए। 24 का प्लान कहां है? दिल्ली में मीटिंग चल रही है, शरद पवार आगे निकल गए। शरद पवार को सपोर्ट करेंगे क्या विपक्षी गठबंधन में समाजवादी पार्टी शामिल होगी? और क्या तीसरा चौथा गठबंधन या मोर्चा हरा सकता है बीजेपी को, मोदी को? देखिए मानव जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैंने कहा कि हम समाजवादी लोग भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफाया करने जा रहे हैं। आप समझ ही नहीं पाए कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया तो किसका किसका सफाया होने जा रहा है। तो हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाएं, उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को, पिछड़े दलितों और छोटे व्यापारियों को कैसे हम उनको न्याय दिला पाए। और जो उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जिस उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बने थे, अच्छा, उत्तर प्रदेश में अकेले हरा देंगे, वहां गठबंधन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं, वहां जो गठबंधन है, हमारा राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन है, हमारा महान दल से गठबंधन है, छोटे छोटे दलों से राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातचीत चल रही है, पार्टी की बातचीत चल रही है। जो वंचित रह गए हैं, जो कमजोर तबके की लड़ाई लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी बात कर रही है। अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तो हम उनको साथ लेंगे, लेकिन किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करने। ठीक है, यानी कि अखिलेश यादव इस समय सीएम की कुर्सी की तरफ देख रहे हैं, पीएम की कुर्सी की तरफ नहीं देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव देख रहे हैं। ओके, और प्रधानमंत्री कौन बनेगा 24 में? जब उत्तर प्रदेश का सफाया हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश ही तय करेगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। यानी आप विपक्ष की, शरद पवार की इस कोशिश में साथ नहीं है? वो अभी से प्लानिंग कर रहे हैं 24 के लिए। हम उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिना उत्तर प्रदेश के कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता है। ओके, ये हुई बात। अपराजिता सारंगी, विपक्ष का प्लान देख रहे हैं आप? आपको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। यूपी में हराएंगे, उसके बाद 2024 की राह वैसे ही आसान हो जाएगी, और इसकी तैयारी दिल्ली में शरद पवार के नेतृत्व में शुरू हो चुकी है। देखिए, दिवार स्वप्न देखना बुरा नहीं है। सुनील जी को सुना, आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है, लेकिन अधिक आत्मविश्वास सेहत के लिए हानिकारक होता है। लीक से हट रहे हैं क्योंकि लीक पर रह के बात करने की हिम्मत नहीं है समाजवादी पार्टी में आज के परिप्रेक्ष्य में। और मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, मैंने क्लाइड साहब को सुना, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी डर रही है। शरद पवार जी ने जो राष्ट्र मंच की मीटिंग आहूत की है, इस वजह से डर रही है। मीटिंग आप कर रहे हैं, बातचीत आप कर रहे हैं, बंद कमरे में हैं, बाहर आकर पत्रकारों को कुछ बता नहीं रहे हैं और कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी डर रही है। अरे हम तो वैक्सीनेशन लगाने में जुटे हुए हैं, हम तो देश के कल्याण के कार्यों में लगे हुए हैं। कल 80 लाख वैक्सीनेशन हुआ है। हमारी तो चिंता अलग है, आप अपनी चिंता करें। और मैंने जैसा कहा, दिल हूं अरमान भरा, बड़े बड़े अरमान हैं। वैकेंसी नहीं है, जो वाजपेयी साहब ने कहा, मैं एक मत हूं, वैकेंसी नहीं है। इसलिए जो भी कर रहे हैं, मुझे लगता है अपनी ऊर्जा को बचाकर करें, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओके, क्लाइड क्रास तो बोलिए। क्लाइड, अब बताइए, आपने सुनील साजन को भी सुन लिया, कांग्रेस का कोई नेतृत्व है नहीं इस मीटिंग में?
ये जो मीटिंग हो रही है, ये जो मीटिंग हो रही है, अभय दुबे भी यही कह रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी हो सकता है कि आप शुरुआती कदम लेने की कोशिश कर रहे हो। ये फॉर्मूला पहले भी कई बार फेल हो चुका है, एक बार नहीं कई बार फेल हो चुका है। मानक जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बीजेपी के 2 सांसद थे, क्या वो रुक गए? उन्होंने भी कोशिश की ना। तो कोशिश करने में उसमें क्या, लोगों को अटकलें लगा नहीं दीजिए। मेरी बहन कह रही है कब से कि भाई हम डर नहीं रहे। अगर वो डर नहीं रहे तो चर्चा पे तो भी आ रहे ना। आपने हमें बुलाया चर्चा करने, तो हम भी चर्चा कर रहे हैं, और वो भी बंद कमरे में तो चर्चा करते। क्या अगर विपक्ष जो है, आपको आना है तो बैठना है, उधर सुनना है, ऐसा तो नहीं होता ना। आप जब चर्चा करते तो आप आपकी चर्चा करते, हम जब हमारी चर्चा करते हम चर्चा करते हैं। तो बात ही वो फिर से घूमकर वही होगी जैसे मैंने बताया, जो टीचर को पूछते कुछ तो बताइए क्या प्रश्न होगा, कुछ तो बताइए क्या परीक्षा में क्या आएगा। ये उनका वही चल रहा है, करने दीजिए। और देखिए, जो अगर बयानबाजी कर रहे हैं तो उनका हक है बयान करने के लिए। जो हो रहा है वो तो होकर ही रहेगा। और आप 2024 की बात कर रहे हैं ना, तो 2024 आएगा तो हम तैयारी कर रहे हैं, होने दीजिए। और आज अगर कोई लोग मिलकर चर्चा करते हैं तो उसमें इतने बौखलाहट और इतना वाजपेयी जी बोलिए, वाजपेयी जी बौखलाहट बीजेपी और एनडीए में है, और एक तीसरे चौथे मोर्चे की सुगबुगाहट से ही बेचैनी आपके खेमे में शुरू हो रही है। खुद टेंशन ये आरोप लगा रहे हैं क्लाइंट। चल रहा है, उनके घर में बहुत घमासान चल रहा है, बेचारे वो टेंशन में ज्यादा टेंशन और ना, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते। हाँ बोलिए वाजपेयी जी, सुनना नहीं चाहते। बोलिए बोले ऐसा है वाजपेयी जी, आप हमारे मित्र है, आप हमारे दुश्मन नहीं, आप मित्र है। नहीं, ऐसा है कि ये प्रयास पहले भी हुए हैं मानक। मैं ये कह रहा हूं कि वो प्रयास सफल नहीं हो पाए। आपको याद है वो अवार्ड वापसी गैंग हुआ करता था, वो भी खटाखट अवार्ड वापस। मतलब ये सो कॉल्ड सेकुलर एंड सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो ग्रुप है ना जी, वो खाली तो बैठता नहीं है। वो आर्टिकल भी लिखेगा, वो मीटिंग्स भी करेगा, वो मोदी को क्रिटिसाइज भी करेगा। अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कोई अवार्ड मिलेगा मोदी जी को तो उसको भी क्रिटिसाइज करेगा। ये उसी का हिस्सा है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। वो तो खुद कह रहे हैं कि राष्ट्र मंच है, सबको बुलाया है। वाजपेयी जी, ये बता दीजिए कि एलजेपी का नेता कौन है फिलहाल? पवन वर्मा कौन है? एक मिनट स्लाइड, एक सेकंड। एलजेपी पर बहस नहीं, एक मिनट, एलजेपी पर बहस नहीं। मैं कह रहा हूं वाजपेयी जी, मैं ये कह रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं है प्रशांत किशोर को आप बहुत कम करके आंक रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर ज्यादातर अब तक जितने भी उन्होंने खेमों में काम किया है वो हमेशा अपनी पार्टी को जीत दिला कर आए, ज्यादातर। आप देख लीजिए उनका रिकॉर्ड, आप उनको कम करके तो नहीं आंक रहे? नहीं मानक, उसमें फर्क है। मेरा जो मानना है कि वो चुनाव जिताने की स्ट्रेटेजी एक बनाते हैं, लेकिन चुनाव उनकी वजह से कोई नहीं जीतता है। आई एम सॉरी, चुनाव लीडर की वजह से जीतता है। और लीडर के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो संगठन होता है, जो जमीन पे काम करता है, उससे वोट मिला करते हैं। ये दिमाग से निकाल दें। हाँ। ये जो प्रोफेशनल है ये हिट एंड ट्रायल में फिट हो जाते हैं। उनको पता है कौन जीतने वाला है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। अपने पैसे लिए दूसरे दरवाजे चले गए। तो हम उनको ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे। लेकिन जो नेता जुड़ रहे हैं और जो अपने ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए ये प्रयास है। ओके, अभय दुबे, प्रयास पूरा कैसे होगा? अभय दुबे, क्लोजिंग कमेंट। अभय दुबे, प्रशांत किशोर की आपको इसमें कुछ पहल नजर आती है? जैसे अभी वाजपेयी जी इशारा कर रहे थे और सूत्रों से भी खबर आ रही है कि वो चाहते हैं ममता बनर्जी चेहरा बन जाएं, शरद पवार कन्वीनर बन जाएं, और इस तरह से एक विनिंग फॉर्मूला बन सकता है। और मेरे सूत्र पहली मीटिंग के बाद ये भी बता रहे थे 300 सीट का टारगेट दिया प्रशांत किशोर ने, 300 सीट विपक्ष के लिए। देखिए अभी तो कोई स्कीम उन लोगों ने घोषित नहीं की है, लेकिन अगर जो स्कीम आप बता रहे हैं यही स्कीम है कि शरद पवार उसके अध्यक्ष बने और ममता बनर्जी उसका एक महत्वपूर्ण चेहरा बने, तो ये स्कीम भी अपने आप में खराब स्कीम नहीं है। ये काफी अच्छी स्कीम है, अच्छी योजना है। अगर इस योजना के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है वो शरद पवार पे भरोसा करती है, अभी से नहीं। शरद पवार कांग्रेस से अलग जरूर हैं, लेकिन सोनिया गांधी और शरद पवार के बीच में एक सूत्र है और महाराष्ट्र में वो दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। ममता बनर्जी ने दिखाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत से अकेले टक्कर ले सकती हैं। ममता बनर्जी एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में, बहुत शक्तिशाली हैसियत के रूप में, हस्ती के रूप में उभरी हैं। तो ऐसे में अगर ये दोनों व्यक्ति राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर विपक्ष की ताकतों का, क्षेत्रीय ताकतों का सबका आह्वान करते हैं कि आइए भाई किसी एक मकसद से आप एक जगह जुड़िए, तो ये स्कीम अपने आप में कोई बुरी स्कीम नहीं है। इस स्कीम की सफलता की संभावनाएं हैं। और सुनील ने अभी जो बातें कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, उनको हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर पे है और उत्तर प्रदेश में होने वाली लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का पलड़ा जिस तरफ झुकेगा उस तरफ 2024 का पलड़ा भी झुक जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है, इसीलिए वो तरह तरह की पेशबंदियां कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की हालत में योगी जी फंसे हुए भी हैं।
तो काफी समस्या की शिकार है भारतीय जनता पार्टी। इस दृष्टि से समाजवादी पार्टी की भूमिका उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के चुनाव का नतीजा राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों बातें आपस में मिलती ही हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। अब देखते हैं, जैसा मेरे सहयोगी कुंदन बता रहे थे, शरद पवार के घर के बाहर मीडिया वाले इंतजार कर रहे हैं। अंदर राष्ट्र मंच की मीटिंग चल रही है, जहां चर्चा है कि शायद 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की तैयारी हो रही है। अब देखते हैं मीटिंग खत्म होने के बाद क्या ये नेता बाहर आकर मीडिया से बात करते हैं और क्या इस तरह के कोई थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट का ऐलान करते हैं। क्या हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अपराजिता सारंगी, क्लाइड आपका, सुनील साजन, AK वाजपेयी और अभय दुबे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।